सुधा जी, क्या हुआ आपको? रुकिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कैलाश जी सुधा जी के हाथों को पकड़कर मसल रहे थे। सुधा जी लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए उखड़ती हुई आवाज में बोली, शायद मेरा समय आ गया है। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपका साथ देने का वादा किया, लेकिन मैं आपको बीच राह में छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ माफ कहते कहते सुधा जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। एक गहरा सन्नाटा कमरे में गूंजती हुई आवाज मानो अपने साथ सब कुछ ले गई हो। कैलाश जी एकटक अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे, मानो अभी वह सोई हुई है और उठते ही उन्हें आवाज देगी। ना तो आंखों में आंसू थे, ना ही करुण दूध की पुकार। कितने ही घंटे सदियों के समान बीत चुके। कौन था अपना? कोई भी नहीं। दोनों बेटे विदेश में नौकरी को गए तो वहीं के होकर रह गए। शादी के बाद अपनी पत्नी को भी ले गए। शुरू शुरू में तो हफ्ते दो हफ्ते में फोन कर लिया करते थे और यह सिलसिला धीरे धीरे हफ्तों से साल में गुजर गया। जब तक दोनों पति पत्नी थे तो एक दूजे का सहारा बने हुए थे। अब क्या, कुछ घंटे में मानो कैलाश जी को होश आया। जोर जोर रोने लगे, पागलों की तरह इधर उधर ना जाने क्या ढूंढ रहे थे। फिर से थक हार कर पत्नी का हाथ पकड़े बैठे। आंसुओं की बाढ़ सब कुछ बहाने को तैयार थी। कहते हैं एक पुरुष कभी रोता नहीं है, पर मानो आज तो सभी बंधन टूट चुके हो। जैसे तैसे उठे। उठते ही कैलाश जी ने बड़े बेटे को फोन लगाया। किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर छोटे बेटे को फोन लगाया, पर ना जाने उसका भी फोन नहीं लगा। कैलाश जी पत्नी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी आ गए। रोते रोते सारी बातें एक सांस में कह डाली। सभी ने दोबारा से कैलाश जी के बेटों को फोन किया। बड़े बेटे ने उठाया। कैलाश जी रोते हुए बोले, बेटा तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। अरे पिताजी, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। इस तरह उन लोगों को विदेश में अकेला मैं इंडिया नहीं आ सकता। मुझे आने में समय लगेगा। आप छोटे से बोल दो। बेटे की बात सुनकर कैलाश जी सन्न रह गए। कैलाश जी ने फिर छोटे बेटे के पास फोन मिलाया तो छोटा बेटा बोला, क्या हुआ पिताजी, बार बार फोन क्यों मिला रहे हो? मैं अपनी बहुत जरूरी मीटिंग में था। बेटा, वो तेरी माँ, कहते हुए कैलाश जी सुबक सुबक कर रोने लगे। पिताजी, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आपका फोन अटेंड कर रहा हूँ। जल्दी कहिए जो कहना है। बेटा, तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। अपनी माँ की चिता को आग देने आ जा। ओ नो पिताजी, इम्पॉसिबल, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे कंपनी की तरफ से एक हफ्ते के टूर पर जाना है, तो मैं तो एक हफ्ते बाद ही आ पाऊंगा। आप लोग अंतिम संस्कार का कार्य कर लीजिए। बेटे की बात सुनकर कैलाश जी के साथ ही सभी पड़ोसियों को भी अचंभा हुआ। किस तरह के बच्चे हैं? माँ से ज्यादा इन लोगों को अपने काम जरूरी है। कैसी नालायक औलाद है। खैर, पड़ोसियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया समाप्त कर कैलाश जी अपने घर पहुंचे। आज पूरे 8 दिन बीत गए, लेकिन कैलाश जी के दोनों बेटे का कोई पता नहीं। अब तो 13वीं का दिन निकट आने वाला था। 13वीं से 2 दिन पहले छोटा बेटा राजेश अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजेश ने तो माँ की कोई बात ही नहीं की। कैलाश जी के पड़ोसी मित्र अशोक जी ने पूछा, बेटा बड़ा भाई नहीं आया? अंकल जी, वह बाद में आएंगे, कहते हुए राजेश अपने कमरे में चला गया। सुधा जी की 13वीं की सभी रस्में समाप्त हो चुकी है। कैलाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारे जा रहे थे। देख लो सुधा, जिन बेटों को तुमने 9 महीने अपने कोख में रखा, उन्हीं बेटों ने आज तुम्हें मुखाग्नि भी नहीं दी। कुछ देर बाद बड़ा बेटा राजीव भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंच गया। बेटे बहू ने माँ के मरने का कोई दुख व्यक्त नहीं किया और ना ही पिता को कोई सांत्वना दी। बहुत लंबा सफर करके आए हैं हम, बहुत थक गए हैं, यह कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन कैलाश जी
अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दोनों बेटे और दोनों बहुएं आपस में बातें कर रहे थे। भैया, अब माँ तो चली गई, पिताजी रह गए, उनका भी कोई भरोसा नहीं कब भगवान को प्यारे हो जाए। अब जब हम इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना पैसे और प्रॉपर्टी का भी बंटवारा कर ले। हाँ, सही कह रहे हो आप लोग, फिर कौन बार बार यहाँ के चक्कर काटेगा। दोनों की पत्नियां भी खुश होते हुए बोली। राजीव बोला, अरे हम लोगों ने तो बच्चों के एग्जाम का बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लिया था। राजेश बोला, अरे भैया, हम लोग तो एक हफ्ते के टूर पर एंजॉय कर रहे थे। पिताजी से भी फोन पर झूठ बोलना पड़ा। बोला था कि कंपनी की तरफ से बाहर टूर जा रहा है, जरूरी काम से। बड़ा भाई शेर तो छोटा भाई सवा शेर, कहते हुए चारों जोर जोर से हंसने लगे। कमरे के बाहर खड़े कैलाश जी, जो कि सब कुछ सुन चुके थे, बेटे बहू की असलियत जानकर उनके होश उड़ गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलाश जी ने ताली बजाते हुए कमरे में प्रवेश किया तो दोनों बेटे और दोनों बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। वाह बेटा वाह, तुम लोगों के असली चेहरे तो अब सामने आए हैं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहने में। तुम दोनों ने अपनी माँ की चिता में आग लगाने के लिए भी बहाने बनाए। मरने से पहले भी तुम लोगों को उसने कई बार फोन करके बुलाया। तुम दोनों की शक्ल देखने को तरस गई थी वो, लेकिन तब भी तुम दोनों में से कोई सा नहीं आया, और आज भी आए हो तो सिर्फ बंटवारे के लिए। हाँ तो पिताजी, कौन सा गलत बोल रहे हैं हम लोग। अब आपकी भी उम्र हो चुकी है, अपने जीते जी जायदाद का बंटवारा कर दो। आखिर आपके बाद इस पर हमारा ही तो हक है। बड़ी बहू तमक कर बोली। कैसा हक? तुम लोगों का कोई हक नहीं है मेरी किसी भी चीज पर। तुम जैसी नालायक औलाद का कोई हक नहीं है। अरे तुम पर तो थू है। जिन बेटों ने अपनी माँ को मुखग्नि भी ना दी हो, उन बेटों का माँ बाप की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हक तो हम अपना लेकर ही रहेंगे। खबरदार जो मुझे पिताजी कहा। कैलाश जी गुस्से में बोले, आज से तुम लोग मेरे लिए मर गए, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादा जबरदस्ती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हुए कैलाश जी पुलिस को फोन मिलाने लगे। पुलिस का नाम सुनते ही बेटे और बहुओं के पसीने छूटने लगे। अपने पिता का क्रोधित रूप देखकर दोनों बेटे और बहू उनके पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। पिताजी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पुलिस को फोन मत करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचो। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम सही सलामत अपने घर चले जाओ तो निकल जाओ मेरे घर से, फिर कभी मुड़कर भी मत देखना मेरी तरफ। आज से मेरा कोई संबंध नहीं है तुम लोगों से। मेरे लिए तुम दोनों मर गए। बेटे और बहुओं को धक्के देते हुए कैलाश जी ने घर से बाहर कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।